अपना दरवाजा बंद कर। हेलो। 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 प्लीज आप लोग मुझे सुन रहे हैं जी? एक्सक्यूज मी, मिस्टर जैन, मिस्टर अनीक। एक्सक्यूज मी। आप सुन रहे हैं जी मुझे? शायद साहब जरा मुझे मेक श्योर कीजिए कि आप मेरी आवाज आ रही है जी। शायद साहब। जी मिस्टर अनीक। हेलो। हेलो। आप ना ये दूसरे वाली दीजिए। हाँ। हेलो। आप ना। हेलो। ये आप ना वो मेरी वाली अलमारी में जहां मैं सामान रखता हूँ वहां चेक करें जरा। हेलो। ये कोई इसमें दूसरा प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं यहाँ पे नहीं है। वो रेज हैंग कर रहा है। हेलो। कुछ भी नहीं।
हेलो 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 जी सर, आवाज आ रही है आपकी। जी जी थैंक यू। सर शाहिद साहब ये अनीक साहब को जरा आप वो करें ना जी, ताकि मैं उनसे बातचीत कर सकूं। सर बोलिएगा। जी जी हेलो, जी सर। आप अनीक साहब बोल रहे हैं जी? नहीं नहीं सर, मैं एहसन बोल रहा हूँ सर, लाहौर से। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि जो कैंडिडेट आए हुए हैं ना जी, उनसे जरा डिस्कशन करवाएं ना जी। सर उनका ऑन किया हुआ है। लेकिन उनसे मेरी डिस्कशन नहीं, मैं उनसे वो नहीं हो पा रहा ना जी। मैं 1 मिनट सर, मैं देख लेता हेलो, ये क्या है? ये क्या, ये क्या? हूँ। सर एक स्टूडेंट है अनीक, उनका मैसेज आया क्वेश्चन आंसर में कि उनका माइक नहीं ठीक है, वो सुन रहे हैं आपको। चलो वो सुनने तो फिर मेरा ख्याल है उनको अब वो कल भी उनके साथ था। अब ये तो इस तरह लग रहा है जैसे मैं ब्लाइंड बोलता सर जाऊं। सर उसका अनीक का सर माइक नहीं ठीक है, अगर कोई और स्टूडेंट रहता सर वो उससे हो जाएगी चलो डिस्कशन। चले चले, ठीक है, ठीक हो गया जी। ओके ओके, थैंक यू। ओके जी, डियर, the topic that I have selected, this is basically about culture and change. So first of all, we should study, we should know that what is a culture. So in fact, culture is the set of values, guiding beliefs, understanding ways of thinking and norms shared by members of an organization. One thing remember, Mr. Anik, like culture is highly essential. The reason is that if the strategy uh, you are supposed to change, so for changing the strategy, तो उसके मुताबिक हमें अपनी कल्चर को चेंज करना होता है। अच्छा, कल्चर के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कल्चर टॉप मैनेजमेंट सेट करती है, और कल्चर वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। और कल्चर जो है वो आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को वो उसमें इम्पैक्ट डालता है, और कल्चर आपके बिहेवियर्स को भी चेंज करता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे दो बातें ज़हन में रखिएगा। एक तो यह है कि कल्चर जो एक सोसाइटी का कल्चर होता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है। तो लिहाजा यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। तो कल्चर क्या है? कल्चर इज़ दी सेट ऑफ वैल्यूज़, guiding beliefs, understanding ways of thinking and norms shared by members of an organization. तो ये जो डेफिनेशन है ये एक ऑर्गेनाइजेशन की है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टोटल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, रिचुअल्स हैं, बिलीव्स हैं, परसेप्शंस हैं, और वो जो है, जो मेंबर ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉलो करते हैं, और वो मिल के उसको हम कल्चर, हर कंपनी की ख्वाहिश होती है कि हमारा कल्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
اور اسٹرانگ کلچر اس وقت بنتا ہے کہ جب تمام ممبرز اس آرگنائزیشن کے اگر وہ اسٹرکٹلی فالو کریں. تو اینی ہاؤ اس کو اس حوالے سے ہم دیکھنے جا رہے ہیں. تو آرگنائزیشن کلچر از جسٹ لائک ایز پرسنالٹی آف دا آرگنائزیشن. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک بندے کی پرسنالٹی ہے، اس کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، تو آرگنائزیشن کلچر بھی ایک کمپنی کی پرسنالٹی کو، بزنس کی پرسنالٹی ہوتی ہے. جیسے ہم نیسلے کہتے ہیں، تو نیسلے ایک آرگنائزیشن ہے، اور نیسلے کی جو پرسنالٹی ہے وہ کلچر سے پتہ چلے. Comprised of assumptions, values, norms, and tangible signs of organization members and their behaviors. ٹھیک ہے جی. اور نیکسٹ از اباؤٹ difficult to express distinctly but everyone knows it when they sense it. دیکھیں کبھی کلچر نارملی مطلب بتایا نہیں جاتا، ریٹن نہیں ہوتا، لیکن لوگ اس کے جو ممبرس ہوتے ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جس طرح لکھا کچھ نہیں ہے کہ لیکن لوگ اپنے ٹائم کے اوپر اپنی جابس کے اوپر آتے ہیں، ٹائم پہ فلی ڈیووٹڈ ہو کے کام کرتے ہیں، ٹائم پہ اپنی آرگنائزیشن کو چھوڑتے ہیں. تو یہ ایک کلچرل چونکہ ویلیوز ہیں، اور ان ویلیوز کو حالانکہ وہ ریٹن نہیں ہیں لیکن پیپل انڈرسٹینڈ. سو دیٹس وائی یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپریس ڈسٹنکٹلی بٹ ایوری ون نوز. تو اس کو ایک اور بھی ٹرم آگے چل کے یوز ہوگی، اس کو کہتے ہیں امپلیسٹ اور ٹیسٹ نالج. تو جو چیز آپ سمجھتے ہوں لیکن وہ ایکسپریس مطلب لکھی نہ ہو، اس کو ہم، تو یہ امپلیسٹ نالج ہوتا ہے. تو کلچر جو ہے وہ ایک بائڈنگ فورس ہے جس سے ہم پوری آرگنائزیشن کو ہم جوڑ کے رکھتے ہیں. اور پرٹیکولرلی امپورٹنٹ وین اٹیمپٹنگ ٹو مینیج آرگنائزیشن وائڈ چینج. اور یہ بہت اہم ہے کہ جب ہم پوری آرگنائزیشن میں اگر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو مائی ڈیئر آپ کو کلچر کو چینج کرنا ہوگا. تو چونکہ ہم چیز اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ آرگنائزیشن میں آپ نے اگر چینج لانی ہے تو چینج لانے کے لیے آپ کو کلچر آف دا آرگنائزیشن بدلنا پڑے گا. اگر آپ کلچر نہیں بدلیں گے تو اس آرگنائزیشن کے اندر وہ چینج نہیں آئے گی. دس از دی بیسک موٹو. تو ناؤ کلچر کیا ہے؟ کلچر از دا وے یو تھنک، ایکٹ اینڈ انٹریکٹ. تو جس طریقے سے آپ کی کمپنی کے لوگ کولیکٹیولی سوچتے ہیں، ایکٹ کرتے ہیں اور انٹریکٹ کرتے ہیں آپس میں، اس کو ہم کلچر کہتے ہیں. کلچر چینج اف یو ڈونٹ لائک سم تھنگ change it. If you can't change it, change the way you think about it. تو مطلب ہے کہ اگر if you don't like something، ٹھیک ہے، change it. اگر آپ پسند نہیں کرتے چینج کر دیں. if you can't change it, it change the way you think about. تو یا پھر اپنی سوچ کو بدل لو. اس کا مطلب اس کی اگزامپل یہ سنیں کہ دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ جی پنکچویلٹی ہونی چاہیے، تو اگر پنکچویلٹی نہیں آپ وہ ہو پاتی تو پھر کسی اور زاویے سے سوچیں آپ. تو دس از اے وے لائک نا فنکشن آف کلچر. جو کلچر کے جو فنکشنس ہیں وہ دو باتیں ہیں یہاں پہ. ون از دی انٹرنل انٹیگریشن اور ایکسٹرنل اڈیپٹیشن. دیکھو انٹرنل انٹیگریشن کا مطلب ہے کہ کمپنی کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ کلچر جو ہے وہ سب لیول کے اوپر، تمام لیول کے اوپر اس کو لوگ اس کو اوبے کریں، اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے نا جی. تو دس از واٹ کہ لائک دی وی ہیو ٹو میک اٹ. اچھا جی پلیز مسٹر زین آپ سے مجھ سے بات کر سکتے ہیں پلیز؟ مسٹر حسنین، زین طارق، ایکسکیوز می. زین پلیز.
Mr. Zan. हेलो। जी जी कुछ नहीं सर, आप मेरा नाम ले रहे हैं? मैं हसनैन। जी जी मैं हसनैन, आप स्टूडेंट ही हैं? जी सर, मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ तो आप मुझे बेटा जी कोई रिस्पॉन्ड तो करे ना जी। जैन कौन है? यस सर। जी। जैन 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 कौन है? जै जैन भी है? मैं तो हसनैन, मैं हसनैन हूँ। नहीं, जैन से मैं बात कर सकता हूँ अच्छा, प्लीज? कर ले सर, मुझे तो नहीं पता। हाँ नहीं, मैं वही उनसे पूछ रहा हूँ, उनका नाम अपीयर हो रहा है। ठीक है सर। जैन तारिक, जैन तारिक प्लीज। अच्छा हसनैन, आवाज आ रही मेरी आपको? जी आ रही है सर। चलें, चलें ठीक है, ओके थैंक यू। अच्छा जी, आप ज़रा थोड़ा सा हसनैन आप इंटरेक्शन मेरे साथ करें ताकि मुझे भी पता चले कि कुछ आप सुन रहे हैं ना जी, ताकि जी ठीक है सर। ओके ओके। देखिए, इंटरनल इंटीग्रेशन का मतलब है कि कंपनी के अंदर आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जो कल्चर हैं, वो वो सब सब लोगों में जब सब लोग उसको जैसे एक डिपार्टमेंट मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, एचआर, अगर वैल्यू सब डिपार्टमेंट में एक जैसा हो जाता है तो इसको इंटीग्रेशन होता है। और इंटीग्रेशन का मतलब है कि ऑल मेंबर ऑफ द कंपनीज आर फॉलोइंग स्ट्रिक्टली, और जितना कंपनी के अंदर सब लोग उसको फॉलो करेंगे वो क्या बनेगी, वो इंटरनल इंटीग्रेशन। अच्छा हसनैन साहब, ये थोड़ा सा आवाज मेरा बच्चे की आवाज है, शायद आपके पास है? जी सर, बच्चे बैठ गए हैं। सॉरी सर। अच्छा चले चले, ओके 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 थैंक यू। अच्छा जी प्लीज। तो इंटीग्रेशन तीसरा है, डिटरमिन्स हाउ मेंबर्स रिलेट टू वन अनदर। अच्छा मसलन अगर आपकी कंपनी के अंदर, अगर लोग जो मेंबर्स हैं, जो आपकी कंपनी के एसोसिएट्स हैं, वो अगर एक दूसरे को आपस में रिलेट करें कि हम, जैसे मैं और हम सब टीचर्स अगर कहें जी वी आर पार्ट ऑफ आईसीएमए, वी आर पार्ट ऑफ आईसीएमए, और हम सब अपने आप को आईसीएमए के साथ एसोसिएट करें, तो इसका मतलब हमारे अंदर आपस में बड़ी इंटीग्रेशन है, कोहेसिवनेस है। तो उससे ज़्यादा लोग जॉइंट होते हैं, जितना जॉइंट होंगे इंटरनल इंटीग्रेशन उतनी आती है। शेयर्ड बाय मोस्ट मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें सब लोग शेयर करेंगे। कंस्टिट्यूट कोलेक्टिव पर्सपेक्टिव, लोगों का एक जॉइंट थिंकिंग होगी, और प्रोवाइड सेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर मेंबर्स, और गाइड एंड कंट्रोल बिहेवियर, अलाउज एंटिसिपेशन ऑफ एक्शंस ऑफ अदर्स, और इनहेंसेस कमिटमेंट। तो जितनी आपकी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमिटमेंट इनहेंस होगी, ज़्यादा लोग कमिटेड होके काम करेंगे, तो समझिए वहाँ पे उतनी ही इंटरनल इंटीग्रेशन ज़्यादा होगी। दूसरी बात एक्सटर्नल अडेप्टेशन है माय डियर। एक्सटर्नल अडेप्टेशन का मतलब है कि हम जो बाहर एक चेंज आ रही है उसके मुताबिक अपने आप को बदलना। तो इसमें शेप्स एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स, गाइड एंड कंट्रोल बिहेवियर, outsiders, influences perceptions of the organization by outsiders। तो जो असल में सीखने की बात यह है कि इंटरनल इंटीग्रेशन कंपनी के अंदर मेंबर्स में लाई जाएगी, और जब कंपनी बाहर के मुताबिक अपने आप को बदलती है तो वो हुसैन साहब उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल अडेप्टेशन। बहरहाल जो कल्चर के फंक्शन वो दो हैं, एक क्या है इंटरनल इंटीग्रेशन, और दूसरा एक्सटर्नल अडेप्टेशन। नाउ प्लीज हसनैन, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि इस पे कुछ चीज़ पूछनी हो तो पूछिएगा प्लीज। हसनैन, मिस्टर हसनैन, हसनैन आप मुझे सुन रहे हैं? मिस्टर हसनैन, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा चले, ओके ओके। नाउ नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कल्चर चेंज इज अ प्रोसेस। देखिए, कीप इन माइंड, जो कल्चरल चेंज है वो एक प्रोसेस है, और कल्चर में चेंज तीन तरीकों से आती है। सबसे पहले कल्चर चेंज
इन 3 ways. Number 1, डिस्कवरी. हम सबसे पहले करते हैं द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट समथिंग प्रीवियसली अननोन और रिकग्नाइज. और फिर हम वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेंशन, द प्रोसेस ऑफ रीशेपिंग एग्जिस्टिंग कल्चरल आइटम इनटू अ न्यू फॉर्म्स. तो इस तरीके से जो कल्चर चेंज पहले होता है, फिर डिस्कवरी होती है, फिर इन्वेंशंस होती है, और फिर डिफ्यूजन की तरफ हम चले जाते हैं. और डिफ्यूजन का मतलब यह है कि ट्रांसमिशन of cultural item or social practices from one group or society to another. तो देखो माय डियर, पॉइंट इज दिस वन कि जो चेंज आने की जो होता है कल्चर में चेंज, ये 3 तरीकों से देयर वुड बी. नंबर 1 क्या है कि आप पहले डिस्कवर करते हो, फिर इन्वेंशन होती है, और फिर डिफ्यूजन होता है. डिफ्यूजन का मतलब है कि अब वो जो नई चीज़ आई थी, इन्वेंशन हुई है, वो सब लोगों ने सीख ली ऐसा ऐसा. और जब सब लोगों ने सीख ली तो फिर आपका कल्चर चेंज हो गया. जिस तरह अभी आप देखें कि अब कंप्यूटर तकरीबन कंपनी के हर टेबल में, हर ऑफिस में, हर जगह इस्तेमाल होता है. तो किसी ज़माने में पहले ये डिस्कवर हुई, फिर इन्वेंशन, फिर डिफिजन. जब सोसाइटी इसमें हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अब आपका कल्चर बन गया है कि बगैर कंप्यूटर के आप वो काम नहीं कर सकते. अब ऑनलाइन बैंकिंग करने के लिए नेचुरली आपको क्या ज़रूरत है? कंप्यूटर. सो अब कंप्यूटर इज़ एवरीवेयर. सो दैट्स व्हाट आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड कल्चरल चेंज. और अब वो बात है कि हाउ डज डिफ्यूजन अकर. डिफ्यूजन किस तरह होती है उसमें, लाइक हाउ क्या होती है? एक्सप्लोरेशन, मीडिया, टूरिज्म, इमिग्रेशंस, और आइटम ऑफ मटेरियल कल्चर्स आर मोर लाइकली कैंडिडेट्स फॉर डिफ्यूजन देन आइडियाज बिहेवियर पैटर्न. तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो मटेरियल कल्चर जो होता है, वो उससे ज़्यादा आइडिया और बिहेवियर से ज़्यादा, चूँकि लोग फिर उन चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और इससे हमारा कल्चर बदलता है. अच्छा, एक यहाँ कॉन्सेप्ट है कल्चरल लैग, अ गैप बिटवीन द टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी एंड इट्स मॉरल एंड लीगल इंस्टीट्यूशन. देखिए इसमें इसको थोड़ा सा आप लोग ऐसे लेंगे कि कल्चरल लैग कहते हैं पीछे रह जाने को, गैप को. और वो ये है कि अगर आपकी सोसाइटी में जो एथिकल वैल्यूज जो हैं वो, और जो टेक्निकल जो आपकी चेंजेस हैं, उसके दरमियान जो गैप होता है, उसको हम कहते हैं. मसलन एक ज़माना आया हमारे यहाँ टीवी आया, लेकिन लोग टीवी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि जी ये बड़ा एक शैतानी सी चीज़ है. और सोसाइटी, तो दुनिया में यह है कि टेक्निकल चेंजेस तो आ रही हैं, लेकिन अगर सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो उस गैप को हम क्या नाम देते हैं? अ कल्चरल लैग. दैट कल्चरल लैग अ गैप बिटवीन द टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ a society and its moral and legal institutions. तो इन दोनों के दरमियान जो गैप होगा, वो हमारी कल्चरल लैग पाई जाती है. तो हमारे यहाँ टेक्निकल डेवलपमेंट सोसाइटी में कितनी होती है, और मॉरल और लीगल इंस्टीट्यूशंस उसमें कितने हैं. तो दिस हैपन व्हेन मटेरियल कल्चर चेंजेस फास्टर देन नॉन मटेरियल कल्चर एंड इट क्रिएट्स लैग स्पेस बिटवीन द टू कल्चरल कंपोनेंट्स. और इससे फिर कल्चरल कंपोनेंट में एक गैप क्रिएट होता है, और दिस इज बेसिकली कॉल्ड द कल्चरल गैप. तो जिस तरह अभी भी हमारे मुसलमान बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, वो एडवांसमेंट ऑफ जो मटेरियल थिंग्स हैं उसको ऑप्ट करने में पीछे होती हैं, मतलब दे आर नॉट यूजिंग. तो दैट्स वाई वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़ और आपकी जो या कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इतने फास्टर नहीं चलते जितने टेक्निकल. तो ये कल्चरल एक लैग पाया जाता है. तो मेरा ख्याल है जिन कंपनीज के अंदर जो कल्चर को चेंज और कल्चर एंड चेंज लानी है, तो वहाँ पे कल्चर के अंदर एथिकल वैल्यूज़ को भी चेंज करना, मीन एथिकल और जो थिंकिंग है उनको भी, और लोगों को जो
पेसिमिस्टिक सोचते हैं और जो पॉजिटिव नहीं, और जो चीज़ों को सिनिक होके सोचते हैं, मतलब नेगेटिव सोचते हैं और उनको ऑप्ट नहीं करते, तो उनको एक मॉरली नॉलेजेबल कॉग्निशन में चेंज लाने की ज़रूरत होती है। नाउ माय डियर, cultural lag is present when one generation of the culture may adapt to change quickly while another does not. Computer, iPod, email, chatting, etc. Most young people have mastered this technology while parents and grandfathers are unable to operate. जिस तरह हमारी सोसाइटी पे नॉर्मली व्हाट हैपन्स कि लाइक द ओल्ड जनरेशन बेसिकली इज नॉट सो इक्विप्ड विद द modern technologies, while that a new generation is more prone and more familiarized with the modern technology. Now, this gap which is existed, this would be called the cultural lags. Now, my dear, level of corporate culture, जो corporate का जो culture होता है, वो इनके 3 levels आप देखेंगे: core values, expressed values और visible culture. तो कोर वैल्यू वो है जो आपके बिलीव्स होते हैं, थिंकिंग है, एजम्पशंस हैं। एक्सप्रेस्ड वैल्यूज वो हैं जिसको आप रिटन फॉर्म में लेके आते हैं, और विजिबल वो है जो आपके एक्शंस होते हैं। तो जो असल में चीज़ नज़र आती है वो एक्शंस हैं। तो एक्शंस के पीछे एक्सप्रेस्ड वैल्यूज होती हैं और एक्सप्रेस्ड वैल्यूज के नीचे कोर वैल्यूज होते हैं। दिस इज अच्छा। अब फॉर एग्जांपल दैट वी जस्ट हैव टू टॉक अबाउट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो कल्चर की जो परफॉर्मेंस है, फंक्शन है, वो ये आई मीन लाइक इसमें इम्प्लाइज सेल्फ मैनेजमेंट, इसमें एक है स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द फंक्शन विच इज, तो माय डियर, इम्प्लाइज सेल्फ मैनेजमेंट में सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी, जनरेशन ऑफ कमिटमेंट, और स्टेबिलिटी में सेंस ऑफ कंटिन्यूटी और सेटिस्फाइज नीड फॉर predictability, security and comfort. Now you know that अभी जो stages of socialization process का मतलब है कि हम चीज़ों को सीखते कैसे हैं। यहाँ socialization means how we uh, how we learn and how we are जी please वकास प्लीज। सर ये स्लाइड नंबर 11 क्लियर नहीं हुई, जरा आप दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। जी देखिए, फंक्शन परफॉर्म बाय ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का की परफॉर्मेंस क्या है, मतलब उसके फंक्शंस क्या हैं। तो इम्प्लाय सेल्फ मैनेजमेंट, तो मतलब एक सबसे पहले जो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के एम्प्लॉय हैं वो क्या सीखते हैं, अपने आप को सेल्फ मैनेज करना। मसलन अगर हमारा कल्चर पंक्चुअलिटी का है तो माय डियर विकास, हम सब क्या करोगे, हम टाइम पे आने की कोशिश करेंगे और टाइम पे हम अपनी कमिटमेंट शो करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और चीट नहीं करेंगे, और जो रियलिटी फैक्ट्स हम वो सामने रखेंगे, चूंकि हमारा कल्चर ऐसा है। तो आप क्या करते हैं, एम्प्लॉय सेल्फ मैनेज हो जाता है। और चूंकि अगर आपको स्ट्रॉन्ग कल्चर, अब हम बताते हैं ना कि बाहर की दुनिया में लोग, मतलब है कि असल में कल्चर वहाँ ऐसा है कि आप वो चीट नहीं करते, उनकी वैल्यूज उन्होंने बना ली हैं ऐसे। तो कंपनीज के अंदर भी अगर हम कहें जी कि कॉलेजेस में प्रोफेसर्स, ऑल प्रोफेसर आर सपोज टू बी लर्न पंक्चुअलिटी, और जब कल्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है और सब लोग जब कल्चर के मुताबिक बिहेव करेंगे, तो विकास सारे टीचर कॉलेजेस में कब पहुंचेंगे, टाइम पे, और क्लासेस क्या लेंगे, टाइम पे, और पूरी फुल डिवोशन से पढ़ाएंगे, चूंकि उनका कल्चर है। तो चूंकि आपने इम्प्लाय सेल्फ मैनेजमेंट, हर बंदा अपना काम खुद कर रहा है, चूंकि कल्चर आपको सिखा रहा है, तो फिर आपके बॉस को मॉनिटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वकास, यू गॉट द पॉइंट? यस सर, थैंक यू। और देन स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी क्या चीज़ होती है, सेंस ऑफ कंटिन्यूटी है। ये मीन कि आपका कल्चर जो था वो मेंटेन आप कर रहे हैं, उसी को उस तरीके से उसमें डिग्रेडेशन नहीं आती, डीजनरेशन नहीं आती। मसलन कमिटमेंट है जो आज भी है, कल भी थी, परसों भी होगी, आने वाले टाइम में भी है, तो वो वैल्यूज दैट इज बीइंग कंटिन्यूड वन। और सेटिस्फाइड नीड फॉर प्रेडिक्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड कंफर्ट। तो ये है जी उसमें
Now we are going stages of social. वकास सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? नो आइडिया सर, आप एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, बाकी ये दो लोग तो जैन साहब हैं, ये भी नहीं बोल रहे, और एक अनीक साहब हैं, उनका स्पीकर का मसला है। जैन के भी पता नहीं, आई डोंट थिंक सो के एनी हाउ। वकास साहब ज़रा फिर ऑन बोर्ड रहिए, मेरे साथ डिस्कशन करते रहिएगा ताकि हम ज़रा डिस्कशन जी जी उसको सर। वो करते रहें। अच्छा देखो, सोशलाइजेशन राइट। पता क्या चीज़ होती है कि देखिए ऐसा है, मैं उसको बात को समझाना चाहूँगा कि कंपनी जब सिलेक्शन नए एम्प्लॉइज़ की करती है, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि 10 लोग नए रखे हैं, अब उनको कंपनी ओरिएंटेशन देती है, और फिर सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है कि जब तक कंपनी के नए एम्प्लॉइज़ कंपनी के कल्चर को सीख नहीं लेते, जिस दिन उन्होंने द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग एंड मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि आप अपनी कंपनी के जब तक कल्चर को नहीं सीखते तो माय डियर, आपकी सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन उस दिन मुकम्मल हो जाती है जिस दिन कंपनी के कल्चर को, वैल्यूज़ को, थिंकिंग को, नॉर्म्स को सीख लिया आपने। तो इसका मतलब आप वैसे बन गए जो कंपनी चाहती है। ये है सोशलाइजेशन। तो कंपनी हर आने वाले एम्प्लॉइज़ को, जो नए लोग रिक्रूट होते हैं, सिलेक्शन होती है, कंपनी उनको क्या चाहती है कि हम उनको अपने मुताबिक, अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक, अपनी बिलीव्स के मुताबिक हम उनको चेंज करें। ठीक है। अच्छा वकास, आप कहाँ जॉब करते हैं? राइट सर, सफायर। सफ़ायर में। अच्छा, अब सफ़ायर में आप जो सफ़ायर का कल्चर है, आप उसको निगेट करोगे? नहीं सर। अच्छा, जब आप आपने कब ज्वाइन किया था? सर ज्वाइंड इन 2012। 12। फर्ज करें कि वहाँ 10 नए लोग गए थे, न्यू। तो सफ़ायर अब क्या चाहेगी कि हमारे नए आने वाले लोग हैं वो अपने बिहेवियर को हमारे कल्चर के मुताबिक अडेप्ट करें। जिस दिन वो नए आप बिल्कुल लोगों ने कल्चरल वैल्यूज़ जो कंपनी की हैं वो सीख ली और उसके मुताबिक आपने बिहेव कर लिया माय डियर, तो आपकी सोशलाइजेशन होगी। अब सोशलाइजेशन की डेफिनेशन क्या करोगे? द प्रोसेस ऑफ modifying and adapting the behavior as per the culture of the organization। तो असल में सोशलाइजेशन प्रोसेस सीखने को कहते हैं। ठीक है, ये है वो राइट सर। लाइफ। उसकी वजह यह है कि अब मैं थोड़ी सी बात ये करना चाहूँगा। फ़र्ज़ करें आपकी कंपनी में 100 लोग हैं। अब 100 लोग इस साल 30 लोग छोड़ के चले गए, फ़र्ज़ करें, या ड्यू टू रिटायरमेंट। अब 30 लोग नए रखे गए हैं। तो अब अगर ये नए आने वाले लोग कंपनी के कल्चर को नहीं सीखेंगे तो कंपनी का कल्चर ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा ना। क्यों बिल्कुल। विकास? तो कंपनी जी चाहेगी सर ना बिल्कुल। तो 30 लोग नए आए हैं वो हमारी वैल्यूज़ को सीखें, लर्न करें, अडेप्ट करें। मसलन आपके यहाँ पंक्चुअलिटी है, तो आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते जी थे तो अपनी मर्जी से उठते थे, लेकिन अब कंपनी कहती है जी जेंटलमैन नो, यू मस्ट हैव टू कम ऑन टाइम। ठीक है, योर एक्शन मस्ट बी लाइक दैट। तो अब आप ऐसा ऐसा, जब आप कंपनी के इन्वायरमेंट और कंपनी के वैल्यूज़ के मुताबिक, बिलीव्स के मुताबिक अपने आप को जब आप अडेप्ट कर लेते हो, और इस प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, और जब आपने उन कंपनी के उन कल्चर को सीख लिया, आपके बिहेवियर उस जैसा हो गया, आपकी थिंकिंग वैसी हो गई, तो माय डियर हम कहेंगे कि विकास की सोशलाइजेशन हो गई। और इसको हम सोशलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। यू गॉट द पॉइंट विकास? ये सर। अच्छा, अब ये जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, ये देखें क्या है, ये बड़ा मुख्तसर सा बताया हुआ है कि पहले प्री अराइवल
इनकाउंटर और मेटाफोरोसिस। अब ज़रा सुनिए, प्री अराइवल का मतलब क्या है कि अभी आप अराइवल से पहले जिस तरह आप लोग फ़र्ज़ करें सफ़ायर को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा सोचेंगे ये कंपनी क्या है, किस तरह है, ये ऐसा है, या अभी जस्ट आप आए हैं, फिर उसके बाद आप जब ज्वाइन कर लेते हो तो इनकाउंटर का मतलब है कि वहाँ आप फील करते हो कि अच्छा यार ये तो हमें पंक्चुअल करना चाहते हैं और आप पहले पंक्चुअल नहीं थे, अब आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा। और फिर आप मेटाफेरोसिस का मतलब यह है कि फिर आपको वो सिंबल, मैं जैसे उन्होंने कहा कि गाड़ी यहाँ इधर पार्क होनी है, आपको वहीं पार्क करनी पड़ेगी। आपने ऑफिस में एंटर कैसे होना है, आपको वैसे ही आपका क्लाइंट आता है उसको किस तरह डील करना है। तो ये फिर वो चीज़ें आप जब आपने उन चीज़ों को सीख लिया तो ये आपकी सोशलाइजेशन प्रोसेस होगी। आई होप सो कि यू गॉट दिस पॉइंट मिस्टर विकास। यस सर। अच्छा अब देखिए, हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। क्रिएटिंग का मतलब है कि कंपनी कल्चर को क्रिएट करे, और सस्टेनिंग का मतलब यह है कि जिस तरह अभी मैं बात कर रहा था, कल्चर वो आपका स्ट्रॉन्ग कल्चर मेंटेन रहे, ये सस्टेनिंग। क्योंकि अगर पर्टिकुलरली आपने नए आने वाले लोगों को अगर कल्चर ना सिखाया तो माय डियर आपका कल्चर सस्टेन नहीं कर सकेगा, बल्कि वो ऐसा सा वीक हो जाएगा और वो फिर कंपनी के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो उसके लिए वो क्या है, वो कहते हैं जी कि आप कल्चरल सिंबल्स, कंपनी रिचुअल्स एंड सरमनीज उसमें ऐड करें। कंपनी हीरोज़ आपके जो हैं वो बताएं लोगों को, और लोग उस तरह के बनने की कोशिश करें। देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरीज, स्टोरी टेलिंग, लैंग्वेजेस, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग। जब आप इन चीज़ों के अंदर ये चीज़ें ले आएंगे तो कंपनी का कल्चर क्रिएट और सस्टेन हो जाएगा। अच्छा वैसे विकास ये बताइएगा कि आपकी सफ़ायर में कोई इस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे कभी बात होती है? सर जी सर, बिल्कुल होती है। क्या कहते हैं वो मतलब? सर जो भी हमारी पॉलिसीज हैं कंपनी की, जो भी नए आने वाले लोग होते हैं उनको उन पॉलिसीज के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में ब्रीफ किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद मतलब कि जो मैनेजर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि जो भी पॉलिसीज हैं उनको कंप्लाई किया जाए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया जाए। लाइक कि आपने टाइम पे आना है, आपने गाड़ी यहाँ पे पार्क करनी है, आपने स्मोकिंग नहीं करनी। और आजकल का अगर सिनेरियो लिया जाए तो मास्क जो है वो इम्पोर्टेंट है। किस एंट्री पॉइंट पे आपने जो है वो सैनिटाइजर यूज करना है, फिर आपने अंदर आना है, फिर क्या करना है, और गेस्ट अलाउड नहीं है, या इस तरह से, या जो भी बंदा आपका आता है उसको कैसे ट्रीट करना है, या अगर कोई काम है तो उसको किस तरह से ये करना है। बताएं कि आपके ये सारी चीजें जो है आपके ये पब्लिक पब्लिक डीलिंग भी होती है वहाँ पे? नहीं सर, मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में होता हूँ, वहाँ पे तो अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। तो एनी हाउ, ये जो आपने जितना भी नाम लिया है ये वो वैल्यूज़ हैं, ये नॉर्म्स हैं, रिचुअल्स हैं। आप अब रिचुअल से मतलब ना ये होता है कि जैसे फ़र्ज़ करें कि आपके यहाँ एक तय है कि जी आने वालों को हमने इस तरीके से वेलकम करना है, जाने वाले को हमने ऐसे करना है। आपने कोई अगर सक्सेस आप में हासिल हुई है उसको इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, या आपके हाँ जी हर महीने हम आप की कंपनी या कोई कलेक्टिवली कोई एक चीज़ होगी, तो वो रिचुअल्स हैं। अच्छा जो कंपनी रिचुअल्स को सेलिब्रेट करती रहती है ना जी माय डियर, ये उनका कल्चर है, और यही कल्चर शो होता है, और वो कल्चर जिंदा रहता है, वो कल्चर क्रिएट और सस्टेन होगा। अब देखो ना, एक अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अपने बच्चों को हर साल वो कन्वोकेशन के ज़रिए से डिग्रीज अवार्ड करती हैं। अब कन्वोकेशन का हर साल होना ये क्या है, एक रिचुअल्स है, क्योंकि यू आर आई मीन कमेमोरेटिंग, सेलिब्रेटिंग, सरमोनियल वे, लोगों को हुड पहना के, गाउन पहना के, बड़े एक काबिल फ़ख्र अंदाज में वो चीज़ पेश की जाती है। तो आप क्या कहते हैं जी, दिस इज़ आवर कल्चर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, ठीक है।
लैंग्वेज आप एक राइट ख़ास सर। यूज़ करते हैं, मतलब आपने अपनी कंपनीज के अंदर इनफॉर्मल वे नहीं है। फ़र्ज़ करें आपने सर कहना है तो मैम को लिए मैम कहना है, और ये एक लैंग्वेजेस हैं जो यूज़ होंगी। स्टोरीज़ का मतलब है कि आपकी कंपनीज में सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिनको रिपीट किया जाता है, लोगों को सुनाया जाता है कि जी सफ़ायत ने ये सफ़र कैसे किया। और एक सक्सेस स्टोरीज या बैठ के हर महीने अगर उस वीडियो को देखा जाए जिसके अंदर जो जो आपकी हैं, तो आप में वो फिर मेमोरीज में वो चीज़ें आती हैं, और उनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो फिर आप अपनी कंपनीज में लाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे लोगों के अंदर वो चीज़ें आएँ और वो कल्चर मेंटेन रहे। ठीक है जी। तो दैट इज़ व्हाट कि ये काम आप लोगों को करने होंगे फॉर क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग कल्चर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वकास कोई बात पूछनी है अभी? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा जी। नाउ एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, जो आप मुख्तलिफ हवालों से जो एस्पेक्ट्स देख सकते हैं, और उसमें माय डियर कल्चरल यूनिफॉर्मिटी वर्सेस हेट्रोजेनाइटी, strong versus weak culture, culture versus formalization, national versus organizational culture, organization fit। तो लाइक अब ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, बेसबॉल टीम कल्चर, क्लब कल्चर, एकेडमी कल्चर, फोर्ट्रेस कल्चर्स लाइक दिस। तो मतलब है कि देखें कल्चर की यूनिफॉर्मिटी ये होती है कि आपका कल्चर एक जैसा है। हेट्रोजेनाइटी का क्या होता है कि उसमें डिफ्रेंशिएशन कितनी पाई जाती है। स्ट्रॉन्ग कल्चर ये होता है कि सब लोग उस कल्चर को फॉलो करें। वीक कल्चर ये है कि कुछ फॉलो करते हैं कुछ नहीं करते। कल्चर वर्सेस फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि हाउ स्ट्रिक्टली कुछ स्टैंडर्ड्स, जितने एसओपीज आप ज़्यादा बनाते जाएंगे वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर उतना ही फॉलो मतलब फॉर्मलाइज होता जाता है। फिर इस तरह नेशनल कल्चर का मतलब है कि आपकी सोसाइटी का एज ए होल कल्चर कैसा है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू सी। तो टाइप्स ऑफ कल्चर में जो अभी ऊपर बात हो रही थी कि जी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर जस्ट लाइक देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। एकेडमी कल्चर जो है ये हाईली स्किल्ड एंड टेंड टू स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो लोग एकेडमी कल्चर वो होगा कि जहाँ जो स्किल्ड लोग हैं उनको आप हायर करते हो, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लार्ज कॉरपोरेशंस हैं। तो यू आर प्रमोटिंग स्पेशलाइजेशन। तो जो स्पेशलाइजेट बंदा है वो आप हायर करने की कोशिश, ताकि ये आपका एकेडमी कल्चर है। बेसबॉल टीम कल्चर क्या, एम्प्लॉइज आर फ्री एजेंट्स हु हैव हाईली प्राइज्ड स्किल, हाई डिमांड्स और इन्वेस्टमेंट। जिस तरह ये कंपनी जो ये होती हैं फुटबॉल क्लब वाले, बेसबॉल टीम, मतलब वो जो टॉप 20 बंदे हैं वो जो पूरे उस कंट्री से सबसे मोस्ट सीनियर और मोस्ट केपेबल होते हैं वो उनको हायर कर लेते हैं, मतलब खेल में जो प्रोफिशेंट हैं। और इसी तरह अच्छा अब देखिए जी, जो हमने बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है, जिसको हमने कहा कि अगर आपने अपनी कंपनी में चेंज लानी है तो यू हैव टू चेंज योर कल्चर। कल्चर चेंज नहीं होगा तो लोग रेजिस्ट करेंगे, और रेजिस्ट करेंगे तो वो चेंज नहीं आ सकती। लिहाजा ऑर्गेनाइजेशन चेंज क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैन फैसिलिटेट और इनहिबिट चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कि आपका जो कल्चर है वो उस चेंज को फैसिलिटेट भी कर सकता है, और आपका कल्चर उस को इनहिबिट ब्लॉक भी कर सकता है। क्यों? अगर लोग मेंटली तौर पे तैयार हैं तो फैसिलिटेशन हो जाएगी, और अगर लोग तैयार नहीं है तो वो इनहिबिट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो दैट्स व्हाट आई थिंक कल्चर नीड टू बी चेंज इफ अ कंपनी वांट टू ब्रॉट अ चेंज या फैसिलिटेट चाहती है। A firm attempts to change organizational culture because the current culture hinders the attainment of corporate goal। और समटाइम आपका जो प्रेजेंट कल्चर वो चेंज इस वजह से भी करना है
क्योंकि जो कंपनी गोल अचीव करना चाहती है उससे वो गोल अचीव नहीं हो सकते। और इसी तरह फिर इन्वायरमेंटल एंड इंटरनल फोर्सेस कैन स्टिमुलेट द नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन चेंज। माय डियर, वो हमने कल भी बात की थी कि अंदर की फोर्सेस और इन्वायरमेंटल मीन आपके जो चेंज आती है उसमें दो फोर्सेस की कल हमने बात की थी, एक ड्राइविंग फोर्सेस है और दूसरी रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं, ब्लॉकेज। रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। ठीक है, तो ये वो है, अगर आपके अंदर एक लॉ लगी हुई है कि मैंने चेंज होना है होना है, ज़ाहिर बात है चेंज ज़्यादा आएगी। और अगर आप अंदर से फील ही नहीं करते, इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो अपने आप को समझते हैं कि यार जहाँ हम हैं, बट ठीक है, जिस तरह गवर्नमेंट सेक्टर है मेनली, और वो देख रहे हैं उनमें चूँकि लोगों में विल नहीं है, वो चेंज नहीं होना चाहते। और दैट्स व्हाट आई थिंक, गवर्नमेंट का सेटअप आपको ज़रा वही पुराना मिलेगा, पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद, ठीक है ना जी। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। तो जो दूसरी है तो इस तरह जो ड्राइविंग और वो बेसिकली फोर्सेस जो हैं वो बनने की करते हैं। तो फोर्सेस फॉर चेंज, इन्वायरमेंटल फोर्सेस कौन सी हैं? पुट प्रेशर ऑन हाउ अ फर्म कंडक्ट्स इट्स बिजनेस and its relationship with the customers, supplier, and employees. Environmental forces include technology, market forces, political and regulatory forces, and social trends हैं। ये market forces वकास क्या क्या हो सकती हैं? सर उस इंडस्ट्री में जो आपके कंपेटिटर्स हैं या और कंपनीज हैं वो क्या क्या कर रही हैं, उनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजीज हैं इस चीज को डील करने की, उसको हम देख है के आप अपने आप को। कंपटीशन, जैसे कंपटीशन लेवल, क्वालिटी, मार्केट स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, डिमांड, सप्लाई, फैक्टर प्रोडक्शन, जी ये सब क्या हैं? ये हमारी मार्केट फोर्सेस है, ठीक है। मतलब अगर आप के यहाँ जिस तरह प्राइस सेटिंग किस तरह होती है, अगर फ्री मार्केट है तो प्राइसेस आर डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ प्योर डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। और फिर ये सारी मार्केट की फोर्सेस हैं। तो वो फोर्सेस भी आपको, ये इन्वायरमेंटल फोर्सेस हैं और नेचुरली ये हमें करती हैं। फोर्सेस फॉर चेंज, इंटरनल फोर्सेस, वो जो हम बात कर रहे थे, कम फ्रॉम डिसीजन मेड विद इन द कंपनी। मतलब जहाँ डिसीजन होते हैं ये वहाँ से चेंज, अगर वो बदलना चाहते हैं तो चेंज ज़्यादा होगी, वो नहीं बदलना चाहते जो डिसीजन करने वाले हैं तो नेचुरली चेंज कम होगी। May originate with top executive and managers and travel in top down direction। नेचुरली बात है, चेंज ऊपर आनी है, आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करना चाहती है। और फिर may originate with a फ्रंट लाइन एम्प्लॉय और लेबर यूनियन एंड ट्रेवल इन बॉटम अप डायरेक्शन, ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ ये चेंज है। रेजिस्टेंस, अच्छा अब देखिए हमने पहले भी कहा कि लोग इसको रेजिस्ट करते हैं, लोग तैयार नहीं होते बदलने के लिए, ठीक है। क्यों? ये उनके फैक्टर्स हैं कि अगर हम यहाँ से शुरू कर लें, पहली बात है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड गोल्स हैं। मतलब मेरे और आपके गोल में जब फर्क होगा ना, तो विकास हम फिर चेंज के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आप कुछ और चाहते हैं, मैं कुछ और चाहता हूँ। लेकिन अगर स्टूडेंट का और टीचर का एक गोल है तो फिर दोनों ही चाहते हैं कि हम बदल जाएं, तो नेचुरली आई थिंक, तो जहाँ पर्सपेक्टिव और गोल में डिफरेंस होगा वहाँ चेंज कम आएगी। कल्चर्स दैट वैल्यू ट्रेडिशंस, ठीक है। मतलब वैल्यू ट्रेडिशन से मतलब यहाँ ये है कि हम देखा यहाँ बहुत सारे हमारे एक है कि जी हम कहते हैं कि जो लोग एग्रीकल्चर ज़मीन रखते हैं ना, वो कहते हैं जी ज़मीन माँ है और ज़मीन को नहीं बेचना जी। माँ, इट मीन के ज़मीन बेचने का मतलब माँ को बेच दिया। अब ये एक आपकी क्या है, सोच है, थिंकिंग है। दैट्स वाई बाज़ का लोग, ज़मीन है कुछ, वो बेच के अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर कर सकते थे, लेकिन वो नहीं बेच रहे चूँकि वो माँ है जी। और वो उनकी औलादें पुअर रह जाती हैं क्योंकि वो उनके पास इतना सब्सिस्टेंस लेवल नहीं होता कि वो उस ज़मीन को काश्त करके इतने पैसे कमा लें कि उनका लिविंग लाइफ बेहतर हो जाए। हालांकि वो उसको बेच के और एक अच्छा बिजनेस भी कर सकते थे, लेकिन दे आर नॉट डूइंग। और दैट्स व्हाट, चूँकि वो वैल्यू ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन को मेंटेन रखना है कि जी बस हमारी
باپ دادا میں ہم یہ ہے اور نہیں بدلتے. So that's why I think, تو یہ that's why I think they're not willing to do this one. So this is another reason for the resistance to change. Self interest بڑی کامن سی بات ہے. میرا سیلف انٹرسٹ ہے کہ یار مجھے اس میں فائدہ ہے. اگر ٹیکنالوجی چینج ہو گئی تو میری جاب کھس جائے گی اور مجھے محنت زیادہ کرنی پڑے گی. دیٹس وائی آئی ایم ناٹ ولنگ. اسی طرح لیک آف ٹرسٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ, مطلب آپ ٹرسٹ نہیں لیتے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ, آپ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, آپ کا ٹرسٹ نہیں ہے. دیٹس وائی, چونکہ میں کہتا ہوں یار میں کیوں کروں ایسا. دیٹس وائی آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو ان فیور آف چینج. اور دیٹ از انسرٹینٹی. دوسرے, چینج ہمیشہ جب آتی ہے نا, یہ چیزوں کو انسرٹن کرتی ہے, اور انسرٹینٹی بندے کو پھر خوف میں مبتلا کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, میری جاب ختم ہو جائے گی, مجھے فائر کر دیا جائے, یہ. تو اس وجہ سے لوگ پھر اس کو ریزسٹ کرتے ہیں, اور وہ دے آر ناٹ امپلیمنٹنگ آرگنائزیشن چینج. مائی ڈیئر, ٹاپ ڈاؤن چینج, چینج ایجنٹ, اور باٹم اپ چینج. اوپر سے چینج ایجنٹ وہ ہوں گے جو, اب وہ تو ہے نا ایگزیکٹو ہے, اور چینج ایجنٹ وہ ہیں کہ جس طرح آپ کی مڈل لیول مینجمنٹ ہے. اور باٹم اپ چینج, نیچے سے بھی بعض کا چینج آتی ہے کہ آپ کا جو نیچے اسٹاف ہے, جیسے پبلک ہی بدلنا چاہتی ہے تو پھر گورنمنٹ کے اداروں کو بدلنا پڑے گا. یہ اس کی ایگزامپل آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو چینج ایجنٹس شوڈ ٹیک دا فالوئنگ اسٹیپ ٹو obtain a successful change outcome. اچھا جی, اب یہ جو کچھ وہ کہتے ہیں جی, جو چینج ایجنٹ ہے, جو چینج لانے والے ہیں, ان کو یہ اسٹیپ لانا ہوگا. اسٹیبلش اے سینس آف ارجنسی. آپ ایک سینس آف ارجنسی پیدا کریں, اسٹیبلش کریں. وکاس اس پہ ذرا بولیے گا, آپ کیا اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ سر وہ لوگوں کو ریئلائز کرائیں کہ یہ کافی ارجنٹ ہے, کافی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک. مثلا کوئی ایگزامپل دیں. مثلاً سر, اگر ہم اپنے جو لیبرز ہیں ان کے لیے کچھ پروٹیکشن ہوتی ہے کہ انہوں نے کیپ پہننی ہے یا گلوز پہننے ہیں, یا جو ایئر پلگز ہیں وہ لگانے ہیں اگر وہ پلانٹ میں کام کر رہے ہیں, اور اگر وہ ان میں سے کوئی نہیں لگا رہا, یا آپ کا کلچر نہیں ہے وہ لگانے کا اور آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, تو ان لوگوں کو آپ کو ریئلائز کرائیں گے, ان کو بتائیں گے, ایکسپلین کریں گے کہ یہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے, ادروائز اس کے کیا کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, تاکہ ان کو ریئلائز ایگزیکٹ, ہو کہ یہ اس کی سینس آف ارجنسی کیا ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے جی. مطلب ارجنٹ میں نا آپ نے یہ بتانا ہے کہ بھائی وہ بہت چیز لازمی ملزوم ہے. مثلاً میں اگر یہ کہوں کہ جی آرگنائزیشن کے اندر ریڈنگ, مطلب فرض کریں کہ میں ایک یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں, تو مطلب اگر آئی سی ایم میں پی کہتا ہے کہ جی ریڈنگ بہت اہم ہے, اور اس سے ایک اچھے نالجیبل لوگ جب پیدا ہوں گے تو وہ اس سے ان کو جاب ملتی ہیں. تو دیٹس وائی انہوں نے کلچر رکھ دیا ہے کہ جی جو اسٹوڈنٹ آن کیمپس آئیں گے وہ کم از کم آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ لائبریری میں ضرور گزاریں گے, ان کو ریڈنگ کرنی پڑے گی. اب بیسیکلی ہم لائبریری میں ان کو ریگولر کرنے کا ایک کلچر کریٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ وی آر کریٹنگ اے سینس آف ارجنسی کہ جناب ایسا کرنا آپ کے لیے, ہاؤ دس از ارجنٹ اینڈ دی کمپلسری ون. سیکنڈ, فارم آف پاورفل کولیشن آف سپورٹرز آف چینج. ٹھیک ہے, تو آپ ایک کولیشن آف سپورٹر, کولیشن سے مطلب ہے کہ دو گروپ مل جائیں, دو لوگ مل جائیں, دو ڈپارٹمنٹ مل جائیں, اور اس طریقے سے جوائننگ ہینڈس وہ کریں گے تو نیچرلی بات ہے آپ کی جو چینج سکسیزفل ہو جاتی ہے. کریٹ اے ویژن آف چینج. ویژن آف چینج کرنا بڑی ضروری ہے کہ لوگوں کے, یا آپ کی ویژن ہو کہ یس آئی وانٹ ٹو بی چینج مائی سیلف. کمیونیکیٹ دا ویژن آف چینج. پھر اس چینج ویژن کو کمیونیکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. مثلا بعض کا تو آپ کی ٹاپ مینجمنٹ تو سوچ رہی ہے لیکن وہ پراپر طریقے سے نیچے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی. اچھا, جب تک وہ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہماری کیا ٹاپ مینجمنٹ
सोच रही है। तो दैट्स व्हाई आई थिंक वो वीएन नीचे नहीं, और जब तक वीएन टॉप की नीचे नहीं आएगी लोग फिर उसको उस तरीके से नहीं लेंगे। एम्पावर अदर्स टू एक्ट ऑन द वीएन। या हम उसको या हम उससे या हम उसको उस विजन को मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। हाँ जी, वो लैक ऑफ है ना जी, कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर नहीं तो मिस इंटरप्रेट। और यहाँ से आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जो है ना वो इम्पोर्टेंस जान सकते हैं कि हाउ दिस इज इम्पोर्टेंट वन, कि जो मैसेज मैंने देना था अगर वो मैसेज मैं इफेक्टिवली आप तक नहीं पहुंचा पाया तो आप उसके मीनिंग डिफरेंट लोगे, ले सकते हो। और दैट्स व्हाई आई थिंक हम वो कल्चर क्रिएट नहीं कर सकेंगे। empower other to act on the win। एम्पावरिंग किस तरह हो सकती है वकास? जी सर लोगों को अथोराइज करें, ठीक है, डिसीजन मेकिंग उनको दें, डेलीगेट करें नीचे। गुड गुड, वंडरफुल, बिल्कुल ठीक है। मीन डेलीगेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन, गिविंग अथॉरिटी टू डिसाइड। क्योंकि जब तक आप उन्हें एम्पावर नहीं करते, डेलीगेट नहीं करते डिसीजन मेकिंग में, तो वो तो फिर ऐसे ही है ना, प्लान एंड क्रिएट शॉर्ट टर्म विन्स, or like consolidate improvements and produce still more change, or institutionalize new approaches। वकास इसकी मैं बात आपसे जानना चाहूँ, ये क्या है institutionalize new approaches? नहीं सर, आप एक्सप्लेन कर दें इसको। लेकिन कुछ ना कुछ आप बताएं, आपके माइंड में क्या है? सर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की, आप वो अप्रोचेस अपनी इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, समथिंग लाइक दैट। नहीं 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 वकास, ये नहीं। देखो, इंस्टीट्यूशनलाइज न्यू अप्रोचेस पता क्या चीज़ होती है, कि नई अप्रोच आपने या जो भी नई चीज़ आपने सीखी है वो आपकी पूरी कंपनी का सिस्टम का हिस्सा, जब वो चीज़ आपके सिस्टम का हिस्सा बन गई आपकी कंपनी की, उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज। गॉट इट? हेलो? राइट, गॉट इट सर। जी जी सर। हाँ जी, मसलन अब मैं उसकी एग्जांपल दूं कि देखो, एक एक फिनोमेना सुना हुआ है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का? जी सर। क्या है टोटल क्वालिटी? सर एक अप टू मार्क, अप टू स्टैंडर्ड हमने जो है उसको चीज को अपना बनाना है, कि अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो उसमें से उसमें देखने हैं कि वेरिएंसेस कितने हैं, और फिर उन वेरिएंसेस को इन्वेस्टिगेट नहीं, मैं करें। ये क्वालिटी की बात और कर, ये क्वालिटी की बात है, मैं टोटल क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होगी? अ, मेरे जहन में वो आ नहीं रहा सर, आप बता दें। हाँ जी, जब हम कहते हैं ना क्वालिटी, तो पुरानी अप्रोच ये थी कि क्वालिटी, हम जहाँ प्रोडक्ट बनाते हैं वहाँ क्वालिटी क्रिएट होती है। मॉडर्न अप्रोच है विच इज कॉल्ड क्वालिटी इन टोटलिटी। क्वालिटी इज इन टोटल फॉर्म एंड क्वालिटी इज जनरेटेड बाय एवरीवन वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड हॉरिजेंटली एट ऑल लेवल्स। अच्छा, जब क्वालिटी का कल्चर आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेवलेंट हो गया तो ये माय डियर क्या चीज बन गई? इंस्टीट्यूशनलाइज। ठीक है, राइट। ये इसको जहन में रखिएगा। इंस्टीट्यूशनलाइज न्यू अप्रोच का मतलब है कि नई अप्रोचेस आई, वो आपने सीखी, सोशलाइजेशन हो गई, और वो आपकी कंपनी का सिस्टम का हिस्सा बन गई। जो चीज आपके सिस्टम का परमानेंट हिस्सा बन जाएगी वो चीज इंस्टीट्यूशनलाइज होगी, जो कि अगली दफा जब भी करेंगे वैसा ही होगा, वैसा ही करना करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनलाइज है। ओके वकास, ओके ठीक सर। है। मसलन अब मैं उसकी एग्जांपल थोड़ा सा
آپ یو اے میں جائیں باہر, وہاں کوئی بھی وائلیٹ کرے فوراً اس کو جرمانہ ہوتا ہے نا جی. جی سر. اب وہاں وائلیٹ نہیں کر سکتے آپ, چونکہ اس کا مطلب ہے ان کے سسٹم کا حصہ بن گیا کہ انہوں نے چیزوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہاں پہ نہیں ہے, چونکہ وہ چیزیں انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہو سکی. وہ کسی کو چھوڑ دیتے ہیں, کسی کو پکڑ لیتے ہیں, کسی کو کچھ ہے, کسی کو کچھ ہے. تو جب آپ کی جی بالکل. ویلیوز نارمز آپ کے سسٹم کا حصہ اور وہ پرماننٹ بیسس کے اوپر آپ اس کا فیچر بن جائے آپ کی کمپنی کا, وہ انسٹیٹیوشنلائز ہوتی ہے. جی تھینک یو. اچھا جی, نیکسٹ از مائی ڈیئر ٹیکٹکس فار انٹروڈیوسنگ چینج. آپ چینج کیسے لا سکتے ہیں؟ ہمیشہ ویسے ٹیکٹکس اس میں اسٹریٹجک مینجمنٹ میں وہ ویز ہیں جس طریقے سے آپ اس کام کو امپلیمنٹ کرتے ہو, وہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں. تو کمیونیکیشن اینڈ ایجوکیشن سے امپلائیز کو انوالو کر کے, نیگوسیشن کر کے, سم ٹائم کوشچن, لیکن میں بہرحال یہ کوشچن کو نہیں مانوں گا. ٹاپ مینجمنٹ سپورٹ ہے, چونکہ کوشچن نیگیٹو چیز ہے. ٹھیک ہے, دباؤ ڈال کے, اس کو تھریٹ کر کے, انٹیمیڈیٹ کر کے, نو. بٹ آئی تھنک پازیٹیو وے یہ ہے کہ لوگوں کو کمیونیکیٹ کرو, ایجوکیٹ کرو, اور ان کو انوالو کرو, امپاورنگ کرو, نیگوشیٹ کرتے ہوئے, اور ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ آپ ان ٹیکٹکس کو استعمال کرتے ہوئے یو کین brought a change in your company. لیکن I don't like to favor for the coercion. Okay? کوشچن میں یہ ہوگا کہ فار دا ٹائم بینگ تو آپ وہ کرا لیں گے, لیکن پرماننٹلی یا ان فیوچر وہ نہیں ہو سکے گا. وہ لوگ واپس آ جائیں گے جیسے وہ پہلے ہو رہا تھا. ویسے بھی وکاس ایسا ہے, کوشچن جو چیز نیگیٹو ہے نا, وہ نیگیٹو ہی ہے. مطلب اس کا امپیکٹ نہیں ہو سکتا. جس طرح ابھی یونیورسٹیز میں ٹیچر از ناٹ سپوز ٹو پینلائز ان کو, جی پنش اور ڈنڈے مارنا شروع کریں, وہ ختم ہو گیا. وہ تو کوشچن ہے بیسیکلی, اور کوشچن نیور براٹ اے پازیٹیو امپیکٹ آن ہیومن سائیکی. بہت سارے لوگ کالجز یونیورسٹی سے اپنا ان جگہوں سے پہلے اسکول سائڈ سے لوگ بھاگ جاتے تھے کیونکہ ڈنڈے پڑتے تھے. تو ڈنڈا دیٹ از ناٹ اے سولوشن بیسیکلی. اور اگر آپ کو تھریٹ کیا جائے, آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہو, تو تھریٹ کی وجہ سے اگر آپ کو وہ, ٹھیک ہے آپ وقتی طور پہ رہ لیں گے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک یو ول ناٹ مینٹلی ایکسپٹنگ. اور جب تک آپ مینٹلی ایکسپٹ نہیں کسی چیز کو کرو گے نا جی, وہ کلچر آپ کے ہاں نہیں آ سکتا. چونکہ اس کا ریئیکشن آپ نے ضرور شو کرنا ہے, نیچرل بات ہے. اگر میں کوئی آپ کو دباؤ میں رکھ کے اپنے ذاتی مقصد کو اگر میں اچیو کرتا ہوں, اور آپ کو تھریٹ کر کے, انٹیمیڈیٹ کر کے, وقتی طور پہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ یو ول شو یور ریئیکشن نیچرل. ٹھیک نا جی. تو مائی ڈیئر, ان آرڈر ٹو سروائیو, آرگنائزیشن اینڈ دیئر کلچر مسٹ کنٹینیوسلی ایوالو اینڈ چینج. یہ اب پہلے بھی ہے. بہرحال کلچر آپ کا, اگر آپ سروائیو کرنا چاہتے ہو تو کلچر آپ کا ایوالو ہونا چاہیے. اور اس کا مطلب ود دا پیسج آف ٹائم اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے, چینج آنی چاہیے. اور کنڈیشن پرومپٹنگ چینج کو جو تیز کرنے والی کنڈیشن ہے, وہ بڑی یہ سمپل سی باتیں ہیں. اکنامک کرائسس از ون آف دا ریزن, چینجز ان لاز اینڈ ریگولیشن, social development is there, global competition, demographic trends, explosive technological changes ہیں. اب یہ ایکسپلوزو ٹیکنالوجیکل چینجز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی دھماکے والی ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے ریڈیکل ماڈرن اسٹیٹ آف آرٹ, مور سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجیکل. ٹھیک ہے, وہ آنے سے جی آپ کو بدلنا پڑے گا. جس طرح اب مطلب آپ کے پاس کمپیوٹر آ گئے ہیں, مختلف سافٹ ویئرز ہیں. آپ ریسرچ میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ آج ریسرچ بغیر مینولی کرنا چاہیں, بغیر کمپیوٹر کے, تو وہ تو ڈیٹا ہینڈلنگ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ آپ کے پاس اگر 10 سال 20 سالوں کا ڈیٹا ہے, وہ آپ نے ہینڈل کرنا ہے. تو آج بڑا ایزی ہو گیا ہے کہ آپ جسٹ آن دا بیسس آف سرٹن سافٹ ویئر, موس ہے, ایس پی ایس ایس ہے, مختلف ابھی اور مزید جدید قسم, ان کو آپ یوز کرتے ہوئے جسٹ کلکنگ. اور ابھی اس کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے, آج لوگ لاہور میں بیٹھ کے, کراچی میں بیٹھ کے, اسلام آباد میں,
اور آپ کے ٹیچر ایک جگہ سے بیٹھ کے وہ کلاس کر رہے ہیں، حالانکہ دس از امپاسبل ون، بٹ واٹ از جو ہمیں جوڑ رہی ہے وہ ٹیکنالوجی ہے. تو دیٹ از واٹ آئی تھنک. تو یہ اس کی ریزنس ہیں، لائک آئی ہوپ سو کہ دی پوائنٹ. تو مینیجنگ آرگنائزیشن چینج. تو مائی ڈیئر، one way mean organization culture can facilitate or inhibit change in an organization. A firm attempt to change organization culture because the current culture hinders the attainment of corporate goal. Environment and internal forces can stimulate the need for change. Like یہ ہے ہمارے پاس دی 3 امپورٹنٹ ایشوز ان این آرگنائزیشن کلچر. اور وہ کیا ہیں؟ ایتھکس ہیں ایک بہت بڑا، ڈائیورسٹی آف امپلائز، اور لیڈرشپ بیہیویئر. اچھا، امپلائز میں ڈائیورسٹی کس طرح آتی ہے وکاس؟ اور یہ کیا چیز ہوتی ہے ڈائیورسٹی آف امپلائز؟ سے مختلف لوگوں کی مختلف جی، سوچ کو ڈائیورسٹی کہیں گے. سوچ کو آپ اپنے کمپنی میں آپ نے ڈائیورسٹی لانی، کس طرح لاؤ گے آپ؟ سر ڈائیورسٹی ہلو جی 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 پلیز، آئی ایم ٹاکنگ. سن رہا ہوں جی میں. وکاس، جی جی سر، ڈائیورسٹی یہی ہوگی نا کہ کوالٹی آف انکلوڈنگ پیپل فرام ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس، ان کو آپ ایک ہاں ٹیم ہاں بنا کے اور ایک ہاں، ٹیم ورک دیکھیے ٹائپ ایک دیکھیے سچویشن کریٹ نہیں کریں گے. نہیں، دیکھیں دیکھو، ٹیم کئی طریقوں سے بن سکتی ہے. وہ ہوموجینئس ٹیم بھی ہو سکتی ہے اور ہیٹروجینئس بھی ہو سکتی ہے. دیکھو، رائٹ. جب آپ کی ٹیم کے اندر ڈفرنٹ کریکٹرسٹکس اور ایٹریبیوٹس کے لوگ شامل ہوتے جائیں گے نا مائی ڈیئر، وہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے. اب میں اس کی ایگزامپل، آپ کی ٹیم میں ڈفرنٹ ایج گروپ کے لوگ، ڈفرنٹ جغرافیکل ایریا کے لوگ، ڈفرنٹ ایجوکیشن کے لوگ، مین ان میں انجینئر بھی ہیں، ان میں لائک فائنینس کے لوگ بھی ہیں، تو ڈفرنٹ اسکل کے لوگ، جینڈر وائز میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں. تو دیکھا گروپ آپ کا ڈائیورس ہوتا جا رہا ہے. یہ ہے ڈائیورسٹی. ٹھیک ہے کہ ہاؤ مچ رائٹ. دیر آر ڈفرنٹ کریکٹرسٹکس، heterogeneous dissimilar characteristics of implies are grouped. یہ ہیٹرو. اچھا، آپ ڈائیورسٹی کیوں آپ لانا چاہتے ہیں ویسے وکاس؟ مطلب کیا فائدہ ہے ڈائیورسٹی کا؟ سر ڈائیورسٹی اس لیے سر لوگوں کی اسکلز اس سے انہانس ہوں گی، برین اسٹارمنگ ہوگی، اور تو آپ اگر، ایک چیز کے مختلف آئیڈیاز ہاں، ملیں گے. اس کا مطلب ہم اسکل اور کریٹیوٹی بڑھتی ہے. سمپل. بالکل. چونکہ جب جینڈر میل اور فیمیل، دیکھو نا، ہم صرف میل بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری تھنکنگ میل کی ایک جیسی ہوگی، ہو سکتی ہے. لیکن جب جینڈر میں فیمیل بھی ہیں تو فیمیل کی تھنکنگ اور ہماری تھنکنگ، پھر ایج وائز ایک بندہ 60 ایج کا بھی ہے اور ایک بندہ یوتھ میں والا بھی ہے، تو آیا نا سوچ میں فرق. وہ جب مل کے پھر کرتے ہیں تو کریٹیوٹی بڑھتی ہے. تو ون آف دا بیسٹ اینڈ ٹاپ موسٹ از دی کریٹیوٹی آتی ہے، اور اس میں آپ کی اسکلز اپ گریڈ ہوتے ہیں جتنی آپ چیزوں کو. لہذا ڈائیورسٹی صرف ٹیم نہیں ہوتی، گروپ نہیں ہوتا. گروپ تو ایک ایسا بھی ہے کہ سارے مارکیٹنگ والوں لوگوں کو آپ اکٹھا کر دے تو وہ تو ڈائیورسٹی نہ ہوئی نا. تو بہرحال جو آپ نے ڈائیورسٹی آف امپلائز اور لیڈرشپ بیہیویئرز، یہ اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ اگر کریں گے اور تو اس میں
Now, changing organization culture, top leaders can set the tone of the culture and cultural change. बड़ी कॉमन ये बातें हैं. Targets for change, आप इंडिविजुअल चेंज ला सकते हैं ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन में और इन्वायरमेंट में. मतलब है कि चलाएं तो इंडिविजुअल चेंज, ग्रुप में चेंज जिनको बदलना है, ऑर्गेनाइजेशन है, और जहाँ इन्वायरमेंट का मतलब है कि आपकी दूसरे लफ्ज़ में दैट वुड बी रिकॉर्डिंग दी सोसाइटी. अच्छा, ये वो पॉइंट था जो हमने बात कही है सोशलाइजेशन की. तो माय डियर, इंटरनलाइजिंग आर टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एज वंस ओन. जब आप कंपनी की वैल्यूज़ को आप अपनी वैल्यू या वो सीख जाएंगे तो ये सोशलाइजेशन होती है. इम्प्लीमेंटिंग सपोर्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी, तो उसके लिए हम ये हो सकते हैं. अच्छा, ये है वो माय डियर एक टॉपिक आप लोगों का. दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंज. वकास, ये कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ है? कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंज, पहले तो आप चेंज को छोड़ें, कॉन्टेक्स्ट किसको कहते हैं? जी प्लीज. सर कॉन्टेक्स्ट मींस के सर्कमस्टांसेस कि कोई भी इवेंट, आइडिया या स्टेटमेंट इन टर्म्स कि उसको कंप्लीटली आप अंडरस्टैंड कर सकें. नहीं, कोई वाजे वाजे, मैं अभी क्लियर नहीं, कन्विंस नहीं हो सका. कॉन्टेक्स्ट मुझे ज़रा बताएं. सर मतलब कि कोई भी चीज रिटन या स्पोकन फॉर्म में आपके पास है और उसको आप इजीली एक्सप्लेन कर सकें, उसकी उसके जो आइडियाज हैं वो फुली अंडरस्टैंड हो, आप समझ सकें उस चीज को. आपने आप कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? सर कम्युनिकेशन पढ़ा हुआ है लॉन्ग टाइम. तो फिर तो ये आप इसको सही नहीं बता रहे कॉन्टेक्स्ट को. ठीक है. सर आप बता दें. ये मिस्टर जैन भी हैं हमारे पास. जैन साहब, कोई आप कुछ बताएंगे? जैन तारिक, ये लोग हमसे नाराज हैं जी. हैं वकास? सर माइक म्यूट ना हो. अच्छा चलें, एनी हो. अच्छा जी, देखो वकास, जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, आपने जो कहा ना, जो बात जो हम कह सके, वो नहीं होता कॉन्टेक्स्ट. अल्फाज जो आप कह रही हैं, अगर आप उस बात को उस फैक्टर्स के पराये में जाके परसीव कहते हैं. जैसे मैं अभी आपको, मैंने तो कहा कि वकास यू आर ए जीनियस मैन, लेकिन आपने आगे से हंसना शुरू कर दिया. हालांकि मैं तो आपको क्लास में एक बंदा है, वो मतलब सवाल नहीं कर रहा, और मैंने उनको बड़ा तरीके से जोक करके कहा, मैं जेंटलमैन, यू 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 आर ए जीनियस पर्सन. उसे समझ आ गई कि मेरी बड़ी क्लास लग रही है. हालांकि मैं तो आपको क्या कह रहा था, जीनियस. लेकिन मैं जिस जिस फैक्टर्स और जिस कंडीशन में वो बात कर रहा था, वो कॉन्टेक्स्ट होता है माय डियर. वकास, क्लियर? राइट सर, मतलब बैकग्राउंड के उसका क्या चल रहा है बात. यस यस. वो बैकग्राउंड के बगैर, जो बैकग्राउंड में जो मैंने, हालांकि मैं तो अल्फाज कह रहा था कि जी आप ऐसे हैं, जबकि मीनिंग आप उसके उलट ले रहे हो. वो क्यों आपने मीनिंग उलट ली है? क्योंकि मैंने जिस बैकग्राउंड में बात की थी, ये वो कंटेक्स्ट था. तो देखा, बाज का तो आप अल्फाज कह रहे होते हैं तो अगला बंदा उसे माइंड कर, आप कहते नहीं नहीं यार, मैंने जो बात कही थी उसका मफहूम ये नहीं था, मैं तो इस पर्पस में बात कर रहा था, इस कंडीशन में बात कर, इस सिचुएशन में मैंने वो बात कही थी. क्लियर? राइट सर. तो माय डियर, दिस इज context of culture. Apsara, context of culture is meant the meaning and assumption we share as a community of people. It also incorporate the culturally evolved expectation of ways of behaving
and getting things done. So example, the buying and selling of goods will vary from culture. देखा आप चीज़ों को खरीदते हो, बेचते हो, वो कल्चर टू कल्चर चेंज उसके मीनिंग होते हो सकते हैं। बाज़ का तो आप देख लें, बोली में अभी ऐसे आप देखते ही हो तो वो आपके नाम पे कंफर्म कर देता है, चूँकि उनका अपना कल्चर है। दुनिया के किसी कनाडा में उसको उसको बेचने का तरीका कुछ और होगा, इंग्लैंड में कुछ और हो सकता है, इंडिया में कुछ और हो सकता है, सऊदी अरेबिया में कुछ और हो सकता है। वो जो आपका कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, उसको अब यहाँ हम नाम क्या दे रहे हैं? कल्चर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट की ज़रा देखिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है? इज़ अ फैक्टर आउटसाइड अ स्ट्रेच ऑफ लैंग्वेज। अल्फाज सुनिए बकास, आउटसाइड अ स्ट्रेच ऑफ आउट लैंग्वेज, आउटसाइड अ स्ट्रेच, इसका मतलब लैंग्वेज से बाहर। मैंने तो कहा बकास यू आर अ जीनियस, लेकिन आप कह रहे हैं कि सर आप तो मुझे ये कह रहे हैं, इसका मतलब है लैंग्वेज कुछ और है लेकिन उसके मीनिंग कुछ और है। तो context is a factor outside a stretch of language under consideration but relevant to its interpretation, that is the situation. Paralinguistics, communication, cultural knowledge, other text or other part of the some text, ये है हमारा context. The factor are many. There are involved in interpreting a real encounter, a tone of voice and facial expressions. देखा, the relationship between speaker, the age, the sex, the social status, time and place, the degree to which speaker do and do not share the same cultural backgrounds. So, my dear, systematizing context, discourse analysis हैं. Discourse analysis is the study of how stretches of language in context are perceived, ठीक है, and unified by their user. Three areas like study which contribute to this field are paralanguage, so pragmatic, genre studies हैं। तो ये उन्होंने पैरालैंग्वेज में क्या चीज़ है कि when we speak and not communicate through words, ये पैरालैंग्वेज है। लैंग्वेज कैन नॉट बी यूज फॉर कम्युनिकेशन विदाउट पैरालैंग्वेज। Pragmatic क्या है? Is the discipline which studies the knowledge and procedures which enable people to understand each other words. Genre क्या है? Defined by applied linguistics, John Swales, as a class of communicative events which share some set of communicative purpose. तो जैसे बाज का देखा हमने, जब पर्सन कहा तो पर्सन में तो दोनों चीज़ें शामिल होगी, वो मेल भी है और फीमेल भी है, ये कॉमन है, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि वो मेल है। तो बहरहाल इससे एक ये लैंग्वेजेस की चीज़ें हैं। तो कल्चर में, कल्चर इज़ द कन्वेंशंस एंड प्रोसीजर इंक्लूडिंग दोज, ये आई एम श्योर लाइक ये चीज़ें हैं। बहरहाल इनको ये चीज़ें देख लीजिएगा। इसमें कॉन्टेक्स्ट बहरहाल क्या चीज़ है हमारे पास? कॉन्टेक्स्ट इज़ दी फैक्टर्स जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम उस चीज़ों के मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। तो दिस इज़ रिगार्डिंग दी, तो ये है वो चीज़ें जी हमारे पास राइट, ठीक है। अब ये देखें, हाई कॉन्टेक्स्ट वर्सेस लो कॉन्टेक्स्ट। हाई कॉन्टेक्स्ट इज द मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ईदर इन फिजिकल कॉन्टेक्स्ट और initialized in the person, while very little is in the coded explicit transmitted part of the messaging. देखो बात यह है कि जो हाई कॉन्टेक्स्ट सोसाइटी होती है ना, कल्चर जिनका, वो लफ्ज़ों पे गौर कम करते हैं, लेकिन जिस पर्सपेक्टिव में बात हो रही थी वो उससे मीनिंग लेते हैं, ये हाई कॉन्टेक्स्ट होती है। जो लो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है? कम्युनिकेशन इज द मैस ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेस्टेड इन एक्सप्लिसिट कोड। अब जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर आप मेरे लफ्ज़ों से जो मीनिंग लेते हैं, जैसे मैंने कहा जेंटलमैन वंडरफुल यू हैव डन, तो जो अल्फाज मैंने कहे उससे मीनिंग अगर आपने लिए और जिस फैक्टर को मैंने कहा वो नहीं आपने मद्देनजर रखा, तो ये इसका मतलब है कि ये लो कॉन्टेक्स्ट है। तो माय डियर, हाई दुनिया में हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर भी हैं, लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर भी हैं। बहरहाल आपको इस पर्सपेक्टिव में चीज़ों को ज़रा देखने की। हाई कॉन्टेक्स्ट में क्या है? It refers to societies or group where people have close connections over a long period of time
Many aspects of culture behavior are the made explicit because most members know. तो देखा हम जब रिलेशन बेस्ड अगर कोई मीनिंग हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं तो वो तो आपने कॉन्टेक्स्ट बेस किया है, लफ्ज़ों पे नहीं किया। हालांकि मेरे अल्फाज कुछ और हैं, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव में आपने कहा अच्छा 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 सर ने ये बात कही तो ये नेगेटिव नहीं थी, पॉजिटिव है, या पॉजिटिव कही लेकिन वो नेगेटिव बनती है। तो इसका मतलब है कि ये हाई कॉन्टेक्स्ट है। और अगर आप लफ्ज़ों से टू जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसी से मीनिंग अगर आप डिराइव करेंगे जो भी, और बाकी फैक्टर्स को इग्नोर करोगे तो माय डियर उसको हम लो कॉन्टेक्स्ट का नाम देते हैं। तो आई होप सो कि ये चीज़ें फिर आप करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लो कॉन्टेक्स्ट वगैरह ये आपको बड़ा हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर, लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में ये चीज़ें मिलेंगी, तो इसको ज़रा आप देखिएगा। और इसी तरीके से ये देखें, हाई कॉन्टेक्स्ट में आपके ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा आते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स आपकी। और जो लो कॉन्टेक्स्ट है, देखें फाइनेंस, इंजीनियरिंग वाले, क्योंकि वो फैक्ट से खेलते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। राइट। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स में आप रिलेशनशिप को ज़्यादा अहमियत देते हो, ठीक है। तो वो नेचुरली उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो जो होगा मतलब है हाई कॉन्टेक्स्ट। तो हाई कॉन्टेक्स्ट में हम फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं जिस बैकग्राउंड में बात होती है। लो कॉन्टेक्स्ट में हम सिर्फ एक्सप्लिसिट वर्ड को मद्देनजर रखते हुए हम करते हैं। तो माय डियर दिस इज़ दी सॉर्ट ऑफ, तो ये फिर हमारे पास वो जो चेंजेस हैं इनको आप लोग देख लीजिएगा आज, बाकी फिर कर लेंगे बात, ठीक है जी। ठीक है सर, आप स्लाइड्स काइंडली शेयर कर दें कि मैं ग्रुप में। अभी, जी जी अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, ठीक है। ये इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। राइट। चलें जी, बाकी फिर इंशाल्लाह ठीक, नेक्स्ट मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।